प्रणाम दोस्तों। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो हिंदी का आज पढ़ेंगे सर्वनाम व्यवस्था। तो सर्वनाम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम का परिचय या महत्व को जानते हैं। सर्वनाम वे पद है, सर्वनाम वे पद है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वे पद हैं जो किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दांशों के योग है। सर्वनाम शब्द दो शब्दांशों का योग है। सर्व प्लस नाम। सर्वनाम का अर्थ हुआ कि जो सभी का नाम हो सकता है। सर्वनाम का अर्थ है सर्व प्लस नाम, और इसका अर्थ है कि जो सभी का नाम हो सकता है वही सर्वनाम है। संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, भाव, समूह, द्रव्य, जाति विशेष को व्यक्त करती है। संज्ञाएं क्या होती है? तो संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, भाव, समूह, द्रव्य या जाति विशेष को व्यक्त करती है, जबकि सर्वनाम बहुत सी संज्ञाओं के लिए समान रूप से प्रयोग हो सकते हैं। तो सर्वनाम जो है बहुत सी संज्ञाओं के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, किसका प्रयोग? तो सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाषा में संज्ञा पदों की आवृत्ति बार बार ना करनी पड़े। अर्थात किसी का नाम को आप बार बार प्रयोग ना करें, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, राम कह रहा था कि आज राम के भाई से मिलने के लिए जाएगा। इस वाक्य में राम संज्ञा पद की आवृत्ति प्रवाह में बाधक है। आवृत्ति प्रवाह में क्या है? बार बार राम आ रहा है, और यह जो संज्ञा पद है यह आवृत्ति प्रवाह में क्या है? बाधक है। इसके स्थान पर राम कह रहा था कि वह आज अपने भाई से मिलने जाएगा। तो इसमें सर्वनाम को लगा देने से यह ज़्यादा उपयुक्त वाक्य हो गया है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। तो हिंदी में कितने सर्वनाम के भेद होते हैं? तो 6। तो वो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से उसको देखते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है प्रश्नवाचक। तीसरा है संबंधवाचक। चौथा है निश्चयवाचक। पांचवा है अनिश्चयवाचक, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। हम इन 6 सर्वनामों को अनाप शनाप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्व से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, और प से पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप इनसे ट्रिक बना सकते हैं। तो कितने सर्वनाम है? 6। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। तो हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए गए। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में पुरुष कितने स्वीकार किए गए? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। इन तीनों के लिए हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम प्रचलित है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में के बारे में हमने जाना। हिंदी या अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। इन तीनों के लिए हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम प्रचलित है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए तो एक वचन और बहुवचन में। तो उत्तम पुरुष को एक वचन में मैं और बहुवचन में हम कहा जाता है। मध्यम पुरुष को एक वचन में तू और बहुवचन में तुम कहा जाता है। अन्य पुरुष को एक वचन में वह और बहुवचन में वे कहे जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यवहारिक तौर पर कुछ समस्याएं आती हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में व्यवहारिक तौर पर कुछ समस्याएं आती हैं, जिनको हम देख रहे हैं कौन कौन सी समस्या आती है। तो सबसे पहले बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों में
बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों में उत्तम पुरुष के एक वचन जैसे मैं के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग होता है। इस कारण उत्तम पुरुष में बहुवचन में हम के स्थान पर हम लोग का प्रयोग किया जाता है। यदि एक वचन में हम का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में हम लोग का कहाँ, तो बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी में। अगला है हिंदी की कई बोलियां तथा अभिजात्य वर्ग की भाषा में तू शब्द का प्रयोग निंदनीय माना जाता है। हिंदी की कई बोलियां जो बोली जाती है तथा अभिजात्य वर्ग की भाषा में तू शब्द का प्रयोग निंदनीय माना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम तू मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो तू की जगह तुम कहाँ प्रयोग होता है, एक वचन में मध्यम पुरुष में होने लगता है। इसी कारण इसका अगला चरण यह है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन के लिए तब किसका प्रयोग होता है, तो तुम लोग का प्रयोग करना पड़ता है। आगे है मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष में यदि किसी आदरणीय व्यक्ति की चर्चा हो रही हो तो मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष में यदि किसी आदरणीय व्यक्ति की चर्चा हो रही हो तो एक वचनीय सर्वनाम के स्थान पर बहुवचनीय सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप कहाँ जा रहे हैं। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। जैसे राम कहाँ गया है, तो इस वाक्य में कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कि राम अयोध्या गया की व्यक्तिवाचक संज्ञा अयोध्या के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ये वे सर्वनाम है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करता है। किसे प्रश्नवाचक किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में क्या प्रश्नवाचकता को व्यक्त करता है। जैसे राम कहाँ गया है, इस वाक्य में कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कि राम अयोध्या गया है का व्यक्तिवाचक संज्ञा अयोध्या के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। आगे है पुरुषवाचक प्रश्नवाचक के बाद संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है उसे देखते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्यों में होता है जहाँ एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जो पढ़ेगा वह सफल होगा, वाक्य में जो क्या है, जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो पढ़ेगा में जो और वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वह सफल होगा में जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है पुरुषवाचक प्रश्नवाचक संबंधवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो ये सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। ये प्रायः अकारांत यह वह होते हैं। तो संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। यह प्रायः आकारांत यह वह होते हैं, परंतु इनमें प्रायः इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। जैसे अहि वही अहि वही इत्यादि। तो हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम
क्या होता है, तो यह किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। ये प्रायः अकारांत अकारांत अर्थात यह वह होते हैं, परंतु इनमें प्रायः इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान होती है, जैसे अहि, वही, अहि, वही इत्यादि। अगला है अनिश्चयात्मक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये हुए सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं, जैसे कोई है वाक्य में, कोई पद कभी और कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनामों की तरह प्रयुक्त होता है। तो कोई है वाक्य में, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कभी भी और दूसरे वाक्य में कभी और कहीं भी आता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह ही प्रयोग होते हैं। कोई, कभी, कहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना काम है, यह मेरा अपना काम वाक्य में अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपना, अपनी, अपने लिए, अपने आप का जैसे शब्दावली का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में प्रायः किया जाता है। आगे है सर्वनाम का संस्कृत व अंग्रेजी से तुलना। तो हिंदी में सर्वनाम विकारी पद है। हिंदी में सर्वनाम कैसा पद है, तो विकारी पद है, अर्थात भाषा की अन्य इकाइयों के अनुसार परिवर्तनीय है। ध्यातव्य है कि संस्कृत व अंग्रेजी में सर्वनाम क्या होता है, लिंग तथा वचन दोनों के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं, जबकि हिंदी में वचनानुसार ही परिवर्तित होते हैं। तो क्या है, सर्वनाम अंग्रेजी और संस्कृत में लिंग और वचन दोनों के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि हिंदी में वचन क्या होता है, हिंदी में सर्वनाम वचन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं, लिंग अनुसार नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो यहाँ देख सकते हैं लिंग के अनुसार है और यहाँ वचन के अनुसार। तो हिंदी में है वह जाता है, तो संस्कृत में स गच्छति और ही गोज। स्त्रीलिंग में वह जाती है, सा गच्छति, सी गोज। यहाँ लिंग के आधार पर सर्वनाम क्या हुआ है, परिवर्तित नहीं हुआ है, जबकि संस्कृत और हिंदी में सा ही सी हो गया है। एक वचन में, तो एक वचन हिंदी में क्या है, वह जाता है, संस्कृत में सह गच्छति और अंग्रेजी में ही गोज। बहुवचन में वे जाते हैं, ते गच्छते और दे गोज। तो यहाँ तीनों में क्या हुआ है, सर्वनाम बदल गए हैं। आगे है कि ध्यातव्य है कि हिंदी के सर्वनाम संस्कृत से वैसे के वैसे स्वीकार नहीं किए गए। हिंदी के सर्वनाम संस्कृत से वैसे के वैसे स्वीकार नहीं किए गए हैं। इस रूप में हिंदी का अपना विकास है। तो सर्वनाम के रूप में हिंदी का अपना विकास है। तो आगे क्या है, आगे है हिंदी का विशेषण की विशेष व्यवस्था। तो सर्वनाम पढ़े, आगे हम विशेषण के बारे में जानते हैं। तो हिंदी की विशेषण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो विशेषण वह विकारी पद है। विशेषण क्या है, विकारी पद है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण वह विकारी पद है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है
यह सामान्यतः संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, पर जब सर्वनाम संज्ञा का स्थानापन्न बनता है तो वही विशेष्य हो जाता है। तो वही क्या हो जाता है? विशेष्य हो जाता है। कभी कभी कुछ विशेषण क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता भी बताते हैं, जो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और अपनी प्रकृति में अविकारी होते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? अविकारी होते हैं। तो विशेषण वह विकारी पद है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह सामान्यतः संज्ञा की विशेषता सूचित करता है, पर जब सर्वनाम संज्ञा का स्थानापन्न बनता है तो वही विशेष्य हो जाता है। कभी कभी कुछ विशेषण क्रिया की विशेषता भी बताते हैं, जो क्रिया विशेषण कहलाते हैं और अपनी प्रकृति में अविकारी होते हैं। आगे है विशेषणों के भेद यानी प्रकार। तो विशेषण क्या है? विशेषण 4 प्रकार के विशेषण स्वीकार किए गए हैं, जिनका विश्लेषण नीचे या निम्नलिखित है। तो 4 विशेषण कौन कौन से हैं? तो गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो इसका ट्रिक है, गुणवाचक का G, सार्वनामिक का S, परिणाम का P और सार्वनामिक का संख्यावाचक का S। तो GS PS क्या है? तो विशेषण के प्रकार G से गुणवाचक विशेषण, S से सार्वनामिक विशेषण और P से परिणाम बोधक सर्व विशेषण, S से संख्यावाचक विशेषण। तो आगे इन सभी का विस्तार में देखते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा के गुणों अर्थात रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषण संज्ञा के गुणों का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ गुण का अर्थ विशेषता से है। गुण का अर्थ किससे है? विशेषता से है, अच्छाई से नहीं। गुण अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ गुण का अर्थ विशेषता से है। उदाहरण के लिए मोटा, पतला, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला, पुराना आदि क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के बाद हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो वे विशेषण जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो वे विशेषण जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लंबे हो तुम, अपनी दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी है। इन वाक्यों में कितने, अपनी, तुम्हारी सार्वनामिक विशेषण है। तो कितने लंबे हैं मैं, तो कितने, अपनी दुनिया में रहो, तो इसमें अपनी और तुम्हारी स्थिति कैसी है, तो तुम्हारी, ये सभी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के भी 4 उपभेद होते हैं। जो निम्नलिखित है। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है वह किताब 2। तो वह किताब 2 में तो वह क्या है? निश्चयवाचक है। और अनिश्चयवाचक कोई किताब 2 इसमें अनिश्चय है। वह किताब क्या है? निश्चित है। कोई किताब 2 में तो किताब निश्चित नहीं है। और प्रश्नवाचक में कौन सी किताब चाहिए, तो कौन सी किताब चाहिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक में जो कल मांगी थी वही दो,
तो जो कल मांगी थी मैं, जो और वही क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे है परिणाम बोधक विशेषण। तो परिणाम बोधक विशेषण, तो परिणाम बोधक विशेषण वे विशेषण हैं, परिणाम बोधक विशेषण ये विशेषण प्रायः तब आते हैं। तो परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग तब होता है जब विशेष्य के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो। तो परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग या इस प्रायः यह तभी आते हैं जब विशेष्य के रूप में द्रव्यवाचक संज्ञा हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो परिणाम बोधक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणाम बोधक और निश्चित परिणाम बोधक। तो निश्चित परिणाम बोधक में 1 मीटर कपड़ा दो, तो 1 मीटर कपड़ा में 1 मीटर क्या है, परिणाम बोधक विशेषण है जो निश्चित है। थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा पानी पिलाओ में थोड़ा क्या है, और निश्चित परिणाम बोधक विशेषण। आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण यह भी लगभग परिणाम बोधक विशेषण के समान है, किंतु ये तब आते हैं, किंतु संख्यावाचक विशेषण तब आते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। ये भी दो प्रकार के हैं, संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो 20 राक्षस आए थे, तो 20 इसमें निश्चित संख्या है, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक। कुछ देवता आए थे, तो कुछ क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। आगे है विकारी तथा अविकारी विशेषण। तो विकारी और अविकारी विशेषण के बारे में देखते हैं। तो ध्यातव्य है कि विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले दो प्रकार के विशेषण विकारी, तो हमने जो GS पढ़ा उसमें से GS क्या है, विकारी है। GS विशेषण क्या है, विकारी है। अंतिम जो दो PS जो पढ़ा था, अंतिम दो अविकारी है और विकारी है। गुणवाचक अर्थात गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण अर्थात GS। गुणवाचक व सार्वनामिक विशेषण लिंग और वचन के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होते हैं। तो लिंग और वचन अनुसार गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण परिवर्तित होते हैं, जबकि परिणाम बोधक व संख्यावाचक विशेषण अर्थात PS परिणाम बोधक व संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते हैं। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। वह बहुत अच्छा है, यह पुल्लिंग है और एक वचन है। वह बहुत अच्छी है, तो इसमें अच्छी स्त्रीलिंग है और एक वचन है। वे बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे पुल्लिंग है और बहुवचन है। आगे है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में आप देख सकते हैं, तो वह कितना लंबा है, तो कितना पुल्लिंग है और एक वचन है। वह कितनी लंबी है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। कितने लंबे, वे कितने लंबे हैं, तो कितने पुल्लिंग है और बहुवचन है। परिणाम बोधक विशेषण, राम ने कुछ पानी पिया, कुछ क्या है, पुल्लिंग यहाँ है, एक वचन है। सीता ने कुछ पानी पिया, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। देवताओं ने कुछ पानी पिया, पुल्लिंग और एक वचन। तो इसमें क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आगे है संख्यावाचक विशेषण। एक बच्चा खेल रहा है, इसमें भी पुल्लिंग और एक वचन है, लेकिन एक बच्चा खेल रहा है, 1 दर्जन बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्ची खेल रही है। इसमें पुल्लिंग और एक वचन है, पुल्लिंग और बहुवचन है, स्त्रीलिंग और एक वचन है। फिर भी एक क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आगे
विशेषण की अन्य विशेषताएं बताई गई है, उसे देखते हैं। तो हिंदी की विशेषण व्यवस्था कुछ और विशेषताएं इस प्रकार। हिंदी की विशेषण व्यवस्था की कुछ और विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषण के दो भेद है। विशेषणों के दो भेद है, उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण। तो विशेषणों के दो भेद है, कौन कौन? उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण। उद्देश्य और विधेय भी किए जाते हैं। तो विशेषणों के दो अन्य भेद उद्देश्य और विधेय भी किए जाते हैं। यदि विशेषण विशेष्य से पूर्व आता है, यदि विशेषण विशेष्य से पूर्व आता है तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का काला है, इसमें काला क्या है? ये विशेष्य से पूर्व आया है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण है। उद्देश्य विशेषण। यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का काला है, तो इस वाक्य में काला को देख सकते। काला विशेष्य के बाद आया है, इसलिए काला ये जो काला विशेषण है ये विधेय विशेषण है। ध्यातव्य है कि विधेय विशेषण भी तार्किक रूप से संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। तो हमने देखा जो विशेषण विशेष्य से पूर्व आता है उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण विशेष के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। आगे है, कभी कभी कुछ विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। कभी कभी कुछ विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। ऐसे विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह बहुत चालाक है। में चालाक विशेषण। वह बहुत चालाक क्या है? वह बहुत चालाक है में चालाक जो शब्द है वह विशेषण है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। आगे है, कहीं कहीं विशेषण का प्रयोग संज्ञा रूप में किया जाता है। कहीं कहीं विशेषण का प्रयोग संज्ञा रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, उस लंबू को देखो, वह बड़ों की बात माननी चाहिए। इन वाक्यों में लंबू व बड़ों को संज्ञाबद्ध प्रयोग किया गया है। उस लंबू को देखो, वह बड़ों की बात माननी चाहिए। इन वाक्यों में लंबू व बड़ों को संज्ञाबद्ध प्रयोग किया गया है। आगे है, हिंदी में कुछ विशेषण तो मूलतः विशेषण शब्द ही है। हिंदी में कुछ विशेषण तो मूलतः विशेषण शब्द ही है। जैसे सुंदर, काला, मोटा इत्यादि क्या है? यह मूलतः विशेषण शब्द ही है। शेष विशेषण संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से निर्मित होते हैं। कुछ हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूलतः विशेषण ही है, लेकिन कुछ विशेषण जो है संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए, संज्ञा से बनता है विशेषण, जैसे बनारस से बनारसी, सर्वनाम से मैं से मेरा, क्रिया से विशेषण लड़ना से लड़ाकू। तो ये जो हमने पूरा वीडियो देखा सर्वनाम और विशेषण के बारे में। तो यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।